हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 5 किसका, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th का है ना। तो बच्चों प्रीवियस फोर्थ वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, याद करो, पूरी स्प्रिंग की कहानी पढ़ी। क्या पढ़ी? स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था, उसके रिलेटेड हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे, याद है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स देखा था। तो आई होप आपने वीडियो देख लिया हो, और नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। हालांकि इसको आने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं आपको बता देता हूं कि कोई कंसेप्ट प्रीवियस रिक्वायर्ड होता है ना, समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज स्यूडो फोर्स। बच्चों हर साल, मतलब एक साल अगर छोड़ भी दो तो कोई ना कोई क्वेश्चन जेई नीट में, है ना, स्कूल की बात नहीं कर सकता मैं, स्कूल में तो आएंगे ही आएंगे एक आध दो क्वेश्चन, जेई नीट में पूछा ही जाता है ना। ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार। और फिर हम इससे न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड बात करेंगे। कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल डील करेंगे सबसे ज्यादा। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए स्यूडो फोर्स और न्यूमेरिकल्स, क्या बात दी है। तो फटाफट से हेडिंग डाल दो बच्चों, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्या होते हैं ये फ्रेम्स? फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब बच्चों वो होता है जिसके रेफरेंस में आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी के रिस्पेक्ट में जब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैं आपको एक दो कंडीशन लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या है। मैंने कहा कि ये क्या है, एक मॉल में आप नीचे खड़े हो, आप एक मॉल में आप नीचे खड़े हो, ये मॉल की एक लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रही ए एक्सेलरेशन से। कौन है? लिफ्ट है ना। कंडीशन लेते हैं फिर समझते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल होता क्या है। ये आप हैं सर, हमारे हाथ का ये रहे, आप इस लिफ्ट को देख रहे हो। आपका जो फ्रेम है वो तो रेस्ट पे, मॉल में नीचे खड़े हो आप, मॉल में गए हो, हाँ सर गए हैं। तो ये रेस्ट पे, आप एक लिफ्ट देख रहे हो, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। ये और नो। अब ये एक लिफ्ट एक फ्रेम हो गई, और एक फ्रेम आप होगा, मतलब जिस पे आप खड़े हो, है ना, सरफेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सरफेस। अब बच्चों आपके रिस्पेक्ट में ये क्या है? एक्सीलरेटेड है। आपके रिस्पेक्ट में ये क्या है? एक्सीलरेटेड है ना। इसके बाद एक्सेलरेशन है ना। आपके रिस्पेक्ट में ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, यस और नो। तो आपको बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, अभी मैं डेफिनेशन अच्छे से लिखवा दूं, तो आप कौन से हो गए? इनर्शियल फ्रेम। आप कैसे हो गए? इनर्शियल फ्रेम। और ये क्या कहलाए? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब आप तो रेस्ट पे, आप क्या है? रेस्ट पे हैं, या आप चल भी रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है? जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब आपके पास एक्सेलरेशन है नहीं है, आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? जीरो है। ऐसे दो फ्रेम जिसमें एक का एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो, और दूसरे का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, इट्स नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे फ्रेम, ऐसे दो फ्रेम्स को हम एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। So this frame is known as non-inertial frame with respect to this, and this frame is known as inertial frame with respect to this. क्या बात समझ में? ये कौन सा फ्रेम हो गया? इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। क्या बात समझ में आई? यस और नो? आओ मैं कहता हूं एक और भाई साहब हैं जो यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है। आओ एक लिफ्ट और ले लेते हैं, छोड़ो इसको। एक लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ये लिफ्ट जा रही है। क्या है? ये भी एक लिफ्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इनका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो ये कैसे फ्रेम होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? दोनों इनर्शियल फ्रेम है। ये भी रेस्ट पे, और इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये एक्सेलरेटेड नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है? जीरो। तो ये दोनों फ्रेम कैसे हैं? इनर्शियल फ्रेम। कैसे फ्रेम्स है? इनर्शियल फ्रेम। क्या बात समझ में आई? ध्यान से सुनो, एक फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ध्यान से सुन लेना।
एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0, या तो वो रेस्ट पे हो या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो ऐसे फ्रेम्स को हम क्या बोलते हैं, inertial frames. What are inertial frames? Inertial frames are those frames whose velocity is constant or whose acceleration is 0 or they are at rest. ध्यान सुनना, यहां पर लिखूं, अगर मैं नॉन इनर्शियल के बारे में लिखूं, किसके बारे में बच्चों, इनर्शियल फ्रेम्स। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, पहले आप समझ लो इनर्शियल फ्रेम्स। तो इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं बच्चों जिनकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, या तो वो रेस्ट पे हो, या तो रेस्ट पे हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी और उनका एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो। ऐसे फ्रेम्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम्स। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। क्या बात ठीक है। और ऐसे फ्रेम, और बच्चों ऐसे फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे फ्रेम जिनका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन से whose velocity is not constant, जिनकी वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी बदलेगी, यस और नो। ऐसे फ्रेम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो बेसिकली एक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर, बेसिकली एक्सीलरेटेड फ्रेम्स आर व्हाट, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, and non-accelerated frames are what, inertial frames. Got my points? So what we have to do basically, इसका करना क्या है यहाँ पे, जो आपको अभी इसके डेमोन्स्ट्रेशन से समझ में आएगा, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं। अब जब हम बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। इन फ्रेम्स को कंसीडर करके ही तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन इतने टफ हो जाते हैं जिसमें फोर्स लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उनको हम नॉन एनर्शियल फ्रेम्स में ही बैठ के अगर सॉल्व कर लेते तो बहुत आसान हो जाता, जिसमें एक स्यूडो फोर्स आने वाला है। अभी आपको कुछ नहीं समझना, बस इतना समझिए कि बच्चा, जो एक्सीलरेटेड फ्रेम्स होते हैं उनको हम नॉन एनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं, मतलब ऐसे फ्रेम्स जिनका एक्सीलरेशन हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फ्रेम्स, सो दे विल बी नोन एज नॉन एनर्शियल फ्रेम्स। और ऐसे फ्रेम्स जो रेस्ट पे हो या इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या इनका एक्सीलरेशन 0 विद रिस्पेक्ट टू अदर, दे आर नोन एज व्हाट, इनर्शियल फ्रेम्स। क्या बात समझ में है, यस और नो, क्लियरिटी है, डन है, समझ में आया। जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसकी वेलोसिटी, ये एक्सीलरेटेड है क्या, नहीं है, ये एक्सीलरेटेड है क्या, नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे, ये लिफ्ट और ये भाई साहब जो नीचे खड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, इनर्शियल फ्रेम। सिमिलरली ये जो है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हैं बट ये तो रेस्ट पे है, तो ये दूसरों एक दूसरे के, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम। क्या बात समझ में आई। तो दो फ्रेम्स को हम कंसीडर करते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। जो एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और जो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम होता है उसके रिस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। आई होप आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल समझ गए होंगे, ये क्यों करना पड़ रहा है, आइए डील करते हैं, ठीक है। चलो, बस यहीं से स्यूडो कंसेप्ट आने वाला है, और बस वो समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा। आओ, और नीट में आए हुए और जेई मेंस में आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले मेंस कंसेप्ट में, ठीक है। आइए, तो ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपसे कहता हूं ये एक लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट है, ठीक है, अभी रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, ठीक। यहां पर एक भाई साहब खड़े हुए हैं, कंडीशन समझना तभी मजा आएगा, स्किप मत करना, ये पार्ट बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, जिस पेंडुलम का मास कितना है बच्चा, m, ठीक है, यस और नो, बहुत बढ़िया बात। अब हुआ क्या, ये अभी रेस्ट पे थी, ये क्या थी, रेस्ट पे थी, है ना, ये क्या थी, रेस्ट पे थी। इसके अंदर भी एक भाई साहब थे, इसके अंदर भी कौन थे, एक भाई साहब थे। अपन ने चलो यहां भी एक जन को खड़ा कर दिया, समझ आ रहा है, हाँ सर, दो लोग हो गए, एक हो गए बाहर 1, एक अंदर हो गए 2। अभी ये लिफ्ट कैसी है, रेस्ट पे, तो इनसे और इनसे पूछा इसमें टेंशन कितनी है, तो 1 वाले ने क्या बोला, सर T इक्वल्स टू ma। सही भी बात है, इधर देखो, बड़ी कर दें लिफ्ट, ये लो, ठीक है, ये मास m है, ये नीचे की तरफ कितना लगेगा, mg, ठीक। तो अंदर ये कौन है, तो अंदर खड़े हुए हैं,
ठीक है, क्लियरिटी है। आओ इसको हटाई देते हैं यहां से, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी लिफ्ट कैसी थी बच्चों, रेस्ट पे थी। कैसी थी, रेस्ट पे। इनसे पूछा इसमें टेंशन बताओ, तो इन्होंने कहा सर टी इक्वल टू एम ए। ये कहां है, इन पे लिख लो। ये अभी कहां है, इनर्शियल फ्रेम में। ये रेस्ट पे है ना, ग्राउंड पे खड़े हैं, ये इनर्शियल फ्रेम है। और वो भी कैसा है, अभी इनर्शियल फ्रेम है। अंदर वाले से पूछा तो ये भी कहते हैं अरे सर टी बराबर एम जी। तो दो वाले ने भी यही इंफॉर्मेशन दी, पहले वाले ने भी ये अच्छे से समझ लेना, मजा आ जाएगा। फर्स्ट वाले से पूछा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, तो उन्होंने कहा सर टी इक्वल टू एम ए, एम ए के बराबर होगी। और एम कितना है, जी, तो कितना हो गया एम जी। कोई दिक्कत। इनसे पूछा तो इनने भी सर यही कहा, टी बराबर एम जी। कोई बात नहीं। अच्छा, अब बच्चों जब ये लेफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी, जब ये लेफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी ए एक्सेलरेशन से, ये लेफ्ट ऊपर की तरफ चलने लगी कितने से, ए एक्सेलरेशन से। अब इनसे जानकारी मांगी। अब ये चलने लगा ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, ये तो हो गया नॉन इनर्शियल। ध्यान से समझना, ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सही बात है, इसके पास एक्सेलरेशन आ गया, ये रेस्ट पे है, तो ये रहे अपने इनर्शियल फ्रेम, वो रहा अपना नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनसे जानकारी मांगी, बेटा अब बताना जरा उसका टेंशन। इनने बनाया एफबीडी, इनने बनाया ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इनने क्या लिखा, कौन लेके जा रहा होगा इसको, ये जब बाहर से देखेंगे तो टेंशन टी तो इसको ऊपर लेके जा रही है। मास किस में बंधा हुआ है, स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हुई, टी। तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी बराबर कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। समझ में आया? अभी बस जानकारी की बात है, समझ से चलो। अब इनसे पूछा था जब लेफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी तो टेंशन बताओ। इनने ग्राउंड पे देख के, मतलब इनर्शियल फ्रेम से देख के, नॉन इनर्शियल फ्रेम को ये देख रहे हैं, इन्होंने बता दिया सर टी ऊपर है, एम जी नीचे है, ए से ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए। समझ में आया? अब ये जो अंदर बैठे हैं टू, इनसे पूछा, फोन लगाया, तुम बताओ। तो ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये अंदर बैठे हैं, ये तो उसी में बैठे हुए हैं, तो इनको तो पता ही नहीं चल रहा लेफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही। इनने ऊपर देखा, इनके लिए क्या दिख रहा होगा, सामने रेस्ट पे होगा। इन भाई साहब के रिस्पेक्ट में तो ये कहां जा रहा होगा, ऊपर। कितने टेंशन से, टी से। तो टी माइनस एम जी नेट बराबर एम है इनके रिस्पेक्ट में। अब ये तो लिफ्ट में ही बैठे हैं। अब जब ये लिफ्ट में बैठ के इसको देख रहे होंगे, ये जो इसको लिफ्ट में बैठ के देख रहे होंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट, इनको ये चलता हुआ दिख ही नहीं रहा होगा। इनके रिस्पेक्ट में तो क्या है, रेस्ट में। तो ये अभी भी यही बोलेंगे। इनकी जानकारी क्या होगी, इनकी जानकारी टू वाले की अभी भी क्या होगी सर, टी इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी। अब सच कौन बोल रहा है, जब ये फ्रेम चलने लगा बच्चों, तो इनके हिसाब से टेंशन कितनी है, जो कहां बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम में। और जो भाई साहब नॉन इनर्शियल फ्रेम से जानकारी दे रहे हैं, उनके हिसाब से टी इक्वल टू एम जी है। सही कौन है? अपन ने टेंशन मैच करवा ली। अपन ने क्या मैच करवा ली, टेंशन। इसको बोला जरा बेटा टेंशन चेक कर रहा, जब ये रुका हुआ था, इसने कहा हाँ सर टी कर ली, लूज है, चेक हो गई। फिर जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलने लगी, इन्हीं से हमने टेंशन फिर से चेक कराई, जरा पकड़ के देखना, तो सर टाइट हो गई। क्या हो गई सर, ये टाइट हो गई स्ट्रिंग। इसका मतलब टेंशन बढ़ी होगी। जब ये रुका हुआ था तो इनसे बोला मैंने, जरा टेंशन जरा पकड़ के बताना कैसी लग रही है, तो उन्होंने पकड़ा, बता दिया। और जब ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी तो सर इनने हमें जानकारी क्या दी, सर ये टाइट हो गई, मतलब टेंशन बढ़ी है। तो सच कौन बोल रहा है, सच्चाई यही है बच्चों। इसमें जो टेंशन हो गई वो कितनी हो गई, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। समझ आया? टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। So when we are solving the questions from inertial frame and the body is a non-inertial frame, तो सब बातें ठीक हैं, सब सही आया। But when we are solving the question by sitting in non-inertial frame, जब हम उसी फ्रेम में बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ी आ रही है। क्या आ रही है, कुछ गड़बड़ी। समझ में आया?
मतलब नेट फोर्स नहीं लिख पा रहे हैं, क्या नहीं लिख पा रहे हैं, नेट फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं तो नेट फोर्स नहीं लिख पा रहे, वो आ रहा है गलत। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व करें तो क्या करा गया, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक स्यूडो फोर्स जोड़ा गया जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है, लेकिन कैलकुलेशन सब सही कर देता है। स्यूडो फोर्स बेसिकली एन इमेजिनरी फोर्स, बट कैलकुलेशन पूरे सही कर देता है। दिखता नहीं है, होता है, समझ में आया। तो उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन को सॉल्व करो ऐसे ही, क्वेश्चन को सॉल्व करो ऐसे ही, ठीक है। बट आप क्या करो, जिस भी डायरेक्शन में इनर्शियल फ्रेम जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर दो। ध्यान से सुनना क्या कहा इन्होंने, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इक्वेशन वैसे की वैसे लिखो। अब इस क्वेश्चन को हम यहीं बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो यहीं बैठ के सॉल्व करेंगे तो हम किस में बैठ गए, नॉन इनर्शियल। टेंशन पूछी आपसे और बोला एक्सेलरेशन ए से कहां जा रहा है, ऊपर, टेंशन बताओ। तो अपन बैठ जाओ इसी में, जब इसमें बैठ गए तो टी बराबर कितना हो गया, एम जी। ये कहां जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर, तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐड कर दो, फोर्स, उसी को बोला गया स्यूडो फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में कहां जा रहा है, ऊपर, अपोजिट में क्या ऐड कर दो, एक फोर्स, कितना, एम ए, कितना, एम ए। इसी मास पे लिखना है ना, इसका मास, इसका एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर की तरफ ए, ऊपर की तरफ क्या है, ए। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स ऐड कर दो, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपन ने कर दिया, एम जी नीचे, नीचे ही था, ऊपर जा रहा था ए से, तो नीचे मैंने ऐड कर दिया एम ए। तो इक्वेशन मैंने लिख दी, टी इक्वल टू एम जी, अंदर बैठ के लिखिए, अंदर बैठ गया मैं, ये सर लेफ्ट में देख रहा हूं, तो टी इक्वल टू एम जी, टी इक्वल टू एम जी। अब मुझे पता है लेफ्ट ए से कहां जा रही है, ऊपर, तो नीचे क्या जोड़ दो, एम ए प्लस एम ए। क्या बात समझ में, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है? सर ऐसा कर क्यों रहा है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना जब, तो हम क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के करते हैं और ऐसा फोर्स जोड़ देते हैं। तो ये जो हमने फोर्स जोड़ा है इसी को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। यही हमारा क्या है, स्यूडो फोर्स। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, आपको स्यूडो फोर्स ऐड करना है जब आप कहां बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। आप बाहर से कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आ गया, और यही सच्चाई है। बट जब आप इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए तो आप उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में। तो आपने जब न्यूटन साहब का लॉ लगाया एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो वहां पर वैलिड नहीं हुआ। हकीकत बात है, इसमें वैलिड कहां हो रहा है, नेट फोर्स तो आ रहा है एम जी प्लस एम ए, बट यहां पर वो फोर्स दिख ही नहीं रहा। आप जब उसमें कहां बैठ गए, खुद ही उस फ्रेम में बैठ गए, तो आपको फोर्स महसूस ही नहीं हो रहा। समझ में आया, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन और उसका एक्सेलरेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो। क्लियरिटी है, बट है तो एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है, आप उस फ्रेम में बैठ जाओ और इक्वेशन लिख दो। तो आपने लिख दी टी इक्वल टू एम जी। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में उसमें स्यूडो फोर्स ऐड कर दो, और स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो हम ऐड कर रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। ये जो हमने ऐड किया ना इसमें बैठ के, इसमें जो हमने ऐड किया ना बैठ के, उसको क्या बोला गया, स्यूडो फोर्स। गॉट माय पॉइंट, क्लियरिटी है। अभी देखो मजा आएगा। So what is pseudo force? Pseudo force is an imaginary force. When we solve the questions from a non-inertial frame, we add a pseudo force in the opposite direction of acceleration. What is pseudo force? Pseudo force is an imaginary force, but it helps us to do our calculations basically. When we do the questions from a non-inertial frame, जब हम क्वेश्चन कहां बैठ के करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, then we add a pseudo force. Then we add a pseudo force in the opposite direction of the acceleration of the body. In the opposite direction of acceleration of the body. तो देखो हमें क्या दिख रहा था, टी ऊपर mg नीचे, टी ऊपर mg नीचे, लेकिन हम कहां बैठे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये ऊपर कहां जा रहा है, ए एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ क्या ऐड कर दो, ma। ऊपर है ना एक्सेलरेशन, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी इक्वल्स टू mg प्लस ma। क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। क्लियरिटी है, डन है, नोट कर लो, आप समझ गए होगे आई होप स्यूडो फोर्स क्या होता है। तो अगर अगर इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैंने कहा सॉल्व, कई क्वेश्चन इतने टफ हो जाते हैं बच्चों जिसको हम इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम खुद कहां बैठ जाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो फोर्स डालना बहुत आसान हो जाती है, फिर हम उसमें एक स्यूडो फोर्स ऐड कर देते हैं
ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सारा कैलकुलेशन सटीक बैठता है, सही हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए, आई होप नॉन फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है आप समझ गए होगे, सूडो फोर्स क्या है आप समझ गए होगे। एक फोर्स हम ऐड करते हैं हमारे कैलकुलेशन सही करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। क्या बात ठीक है? आइए चलिए, तो आओ लिफ्ट में चलते हैं। किस में चलते हैं? लिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनना पहले, तो वेइंग मशीन समझते हो सबके सब? फिर मैं नीट के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। वेइंग मशीन, इस पे आप खड़े हो जाओ, इस पे कोई भी मास रख दो m, तो ये क्या बताता है? मास बताता है सर केजी में। क्या बताइए? वेइंग मशीन है। ये क्या है? वेइंग मशीन है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये क्या है? वेइंग मशीन है। इस पे कोई भी मास रख दो तो ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा मशीन पे? mg। तो मशीन इसके ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगी? नॉर्मल, जो कि नॉर्मल किसके बराबर होगा? जो मशीन ने लगाया, n इक्वल्स टू mg। तो वेइंग मशीन बेसिकली फोर्स कैलकुलेट करती है। क्या कैलकुलेट करती है? फोर्स। इसके ऊपर अगर m मास रखा तो m मास ने मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर कितना फोर्स लगाया? mg। समझ में आया? बस वो आपको रीडिंग दिखाती है 10 से डिवाइड करके, कैलिब्रेटेड रहती है। मान लो मास कितना है? 10 kg, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? जी को हम 10 ले रहे हैं, 100 न्यूटन। तो मशीन क्या कैलकुलेट करती है? फोर्स 100 न्यूटन। इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? आप मशीन को दबाओ जरा, उसकी वैल्यू बदल जाती है। क्यों? क्योंकि आप वो फोर्स कैलकुलेट करती है बच्चा, मास कैलकुलेट नहीं करती। हाँ, उसका सिस्टम ऐसे कैलिब्रेटेड होता है, जो भी वो कैलकुलेट करता है तो 9.8 से डिवाइड करके दिखाती है, तो वो क्या हो जाता है? आपका मास। इतना अंडरस्टूड है? तो मशीन ने क्या कैलकुलेट किया? 100 न्यूटन। आपको 10 से डिवाइड करके दिखा दिया, तो मास कितना बता दिया उसने? 10 kg। वो कैलिब्रेशन है, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं उसके अंदर, वो वैसे दिखा देती है। समझ में आया? क्लियर है? बोलो हाँ की ना। डन है बात? अच्छा, अब हम चलते हैं लिफ्ट में। कहां चलते हैं? लिफ्ट में। तो ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चंस आएंगे और अब हमें मजा आने वाला है। अब आप डील करोगे सूडो फोर्स से बड़े शानदार। मैंने कहा एक लिफ्ट है, एक मैन है। कौन है? मैन है, जिसका मास कितना है बच्चों? 50 kg। कितना है? 50 kg। वो एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। एक आदमी है जिसका मास कितना है? 50 kg। वो एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये रख दिया। आदमी बना दे क्या? रहने दो, ये रख दिया आदमी का आदमी। ठीक, एम मास का आदमी है, वेइंग मशीन पे रखा हुआ। लिफ्ट ऊपर जा रही है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आपसे पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन? क्या बात समझ में आई? तो बच्चा जब वो जमीन पे था तो उसका मास कितना बता रही थी वेइंग मशीन? 50 kg। कितना बता रही थी? 50 kg। अब जब वही आदमी और वो लिफ्ट पे, लिफ्ट के अंदर रखा वेइंग मशीन और उस पे खड़ा और लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो आपसे वो रीडिंग पूछ रहा है। यहाँ की रीडिंग बदल जाएगी क्योंकि वो कहाँ आ चुका है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ठीक है, समझ में आया? तो हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है जो वेइंग मशीन पे लग रहा होगा, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो हम कहाँ बैठ जाए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। हम इसी के अंदर, अब ये चल रहा है तो यही हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम इसी के अंदर बैठ के क्वेश्चन करते हैं। तो जब आप इसी के अंदर बैठ के क्वेश्चन करोगे बच्चों, तो ध्यान से देखना, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। तो वेइंग मशीन कितना लगाएगी? नॉर्मल। तो वेइंग मशीन का फोर्स लिख लो, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। अब आप कहां बैठे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। एक्सेलरेशन कहां है? ऊपर। तो नीचे की तरफ क्या जोड़ दो? ऊपर है ना एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ क्या जोड़ दो? स्यूडो फोर्स। मतलब नीचे की तरफ क्या जोड़ दो? ma। नीचे की तरफ क्या जोड़ दो? ma। तो mg प्लस ma। समझ में आया? तो जो नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन पे लगेगा, एक तो क्या लगेगा? mg ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस एक स्यूडो फोर्स लगा दिया। कहां से लगा दिया? इनर्शियल फ्रेम से। बाहर से देखो तो यही बन रहा है, बाहर से देखो तो आदमी कहां उब जाता हुआ दिखेगा? मैन ऊपर। तो n इक्वल टू n
माइनस एम जी बराबर एम ए। तो हमने कहा एक काम करो, उसमें बैठे अंदर, तो नॉर्मल फोर्स जो कौन लगा रहा होगा, वेइंग मशीन, इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ कौन है, एम जी, और नीचे की तरफ कौन हो गया, एम ए। तो ये हो गया एम, मास ले लो कॉमन 50, जी की वैल्यू 10 दी है, और 10 ये ले लो 2। तो यहां से नॉर्मल फोर्स कितना आ गया बच्चों, 50 इंटू 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो जो वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, जब ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितना, 600 न्यूटन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने कहां से क्वेश्चन किया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। अंदर बैठ जाओ तो आपको तो दिख ही रहा है, एन इक्वल टू एम जी, एन ऊपर एम जी नीचे, एन इक्वल टू एम जी, और एक स्यूडो फोर्स जोड़ना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे एम ए, ऊपर ए है तो नीचे एम ए, ठीक है, एम जी प्लस एम ए। तो ये कितना आ गया, 600 न्यूटन। अब मास बताना है, तो फोर्स अपॉन ग्रेविटी, तो 600 बाय 10, 60 kg। समझ में आया। एक लाइन में डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अभी कंसेप्ट सीखो। क्या सीखो, कंसेप्ट। तो रीडिंग बढ़ गई। तो जब ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सीलरेटेड होती है बच्चों, याद रखना, व्हेन लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, ये किसका क्वेश्चन हो गया, अपवर्ड का। अब मैं फटाफट कहानी दिखाऊंगा आपको। लिफ्ट कहां जा रही थी, अपवर्ड, विद एक्सीलरेशन ए। तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ जाती है। आप जो भी उस पर खड़े हो गए, आपका वेट ज्यादा बचाएगी, प्रैक्टिकल करके देख लेना। एक लिफ्ट में जाना, वेइंग मशीन रखना, अपना आप खड़े हो जाना, आपका जो भी मास होगा वो ज्यादा बताएगा एज कंपेयर टू व्हेन यू हैव मेजर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब अर्थ में मेजर किया हुआ है। समझ आ गया, यस और नो। आगे बढ़े, चलो अब सुनना ध्यान से। 3 केसेस बनते हैं लिफ्ट के, कितने बनते हैं, 3 केसेस। देखो फटाफट, फिर टेंशन पे सवाल लेंगे, है ना। जी नीट का भी क्वेश्चन उठाते हैं इस पर। अब देखो बच्चों, लिफ्ट के 3-4 केसेस बनेंगे, मैं 3-4 बना देता हूं यहीं पे। एक तो ऊपर की तरफ जा रही है एक्सीलरेटेड होते हुए, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, अपवर्ड, एक्सीलरेटेड। अब ऊपर जाके रुक रही है, तो डी एक्सीलरेट होगी, तो एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ। ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ। क्या हो रही है, गोइंग अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड, बट डी एक्सीलरेटेड। क्या हो रही है, डी एक्सीलरेट, रुकना है ना। ऊपर जा रही थी तो रुकेगी, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे। मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, अरे रुकेगी ना कभी, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे की तरफ। तो सूडो कहां जोड़ेंगे, ऊपर की तरफ। देखते चलना, इधर आओ, मूविंग एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड, एक्सीलरेटेड डाउनवर्ड। अभी समझा देता हूं सर। तो एक्सेलरेशन कहां है, नीचे, तो सूडो फोर्स कहां ऐड होगा, ऊपर, ठीक है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, और फोर्थ कंडीशन। ध्यान से देखो, मूविंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड, रिटार्डिंग, रुक रही है। तो जब नीचे चल रही थी और रुक रही है, तो एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इतना लॉजिक लगा ना, ध्यान से सुनना। ये आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा अच्छे से। अभी ले लेंगे एक क्वेश्चन। जब ऊपर जा रही है और एक्सीलरेटेड हो रही है, तो एक्सेलरेशन कहां है, ऊपर की तरफ, तो स्यूडो कहां लगाएंगे, एम ए, नीचे की तरफ। समझ आ गया, देखते चल रहा हूं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अपवर्ड जा रही है लेकिन रुक रही है, अपवर्ड जा रही है लेकिन रुक रही है। एफ एस लिख दू स्यूडो के लिए, एफ एस कहां लगेगा, नीचे की तरफ, एम ए। अब जा कहां रही है, ऊपर, लेकिन रुक रही है, तो डी एक्सीलरेट होगी। एक्सेलरेशन होगा कहां, नीचे की तरफ। अरे कोई चीज ऊपर जा रही है और रुक रही है, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे की तरफ। तो स्यूडो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां है, नीचे, रुक रही है ना, तो स्यूडो कहां लग जाएगा, ऊपर। इस केस में स्यूडो कहां लगेगा, एफ एस, एम ए ऊपर। समझ गए। अब ये देखो, नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से, ऊपर लगेगा स्यूडो, कितना, एम ए। समझ में आ गया। अब बच्चा नीचे आ रही है लेकिन रुक रही है, वी वेलोसिटी से आ रही थी, डर, अब यहां रोकना है, तो एक्सेलरेशन कहां लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर। यस और नो। तो स्यूडो कहां लग जाएगा, नीचे।
एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए। तो हमेशा रट मत लेना, ऊपर जा रही है तो एम ए नीचे जोड़ दो, ऊपर जाके अगर रुक रही है तो सीधे ऊपर जुड़ेगा, देखो, और नीचे आके रुक रही है तो सीधे ऊपर जुड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही जब ऊपर जाते हैं तो वेट बढ़ जाता है, लेकिन ऊपर जाके जब रुकती है, जब रुकने लगती है तो घट जाता है। जब नीचे आती है तो आपका वेट कम बताता है। समझ में आया? और जब नीचे आके रुकती है तो आपका वेट ज्यादा बताता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस पे कहानी खत्म करेंगे और नीड में आया हुआ क्वेश्चन आगे करते हैं। नोट कर लिया? चलो, कंसेप्ट क्लियर है तो सुनो ध्यान से। A mass of the man is, a mass of the man is 60 kg। कितना है? 60 kg। ठीक। A lift is moving upward, a lift is moving upward, a lift is moving upward and retarding with an acceleration of, and retarding with an acceleration of 4 meter per second square। ध्यान से सुनना, a lift is moving upward, डायरेक्शन ही डाल रहा हूं मैं, लिफ्ट कहां है? अपवर्ड। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड and retarding with an acceleration of 4 meter per second square. What is the reading of a weighing machine when a man is standing inside a lift on a weighing machine? मैन का रियल मास कितना है? 60। ठीक है, समझ गए होगे। अब लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। इस पे भाई साहब खड़े हुए हैं, ये रहे मैन, है ना। इनका मास रियल में कितना है? 60 केजी। रियल में कितना है? 60 केजी। अब लिफ्ट कहां जा रही थी? ऊपर। रिटार्ड हो रही है कितने से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी ये बताना है। व्हाट इज द मास ऑफ द मैन शोड बाय वेइंग मशीन। ठीक है, अंदर बैठ जाओ इनर्शियल फ्रेम में, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाओ अंदर। तो यहां क्या करोगे? एन इक्वल्स टू एम जी, एन इक्वल्स टू एम जी। सही भी बात है, बैठ गए। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है? लिफ्ट। एम जी कहां लग रहा है? नीचे। अब रिटार्ड हो रही है तो एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे की तरफ। कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीडो कहां जोड़ते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। कहां जोड़ते हैं? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ। तो यहां जोड़ना है अपन को कितना? एम ए। कितना जोड़ना है? एम ए। तो लो प्लस, ऊपर आ गया ना, तो एन प्लस एम ए बराबर एन जी। एन कितना हो गया? एम जी माइनस एम ए। एम ले लो कॉमन, जी माइनस ए। एम की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 60। जी की वैल्यू 10 लेनी है। एक्सीलरेशन कितना है? 4। तो ये हो गया 60 इंटू 10 माइनस 4 है 6, 6 6 ये बताएगी रीडिंग। समझ आया? कम हो गया ना, जा तो ऊपर ही रही थी लेकिन रुक रही है, रुक रही है तो एक्सेलरेशन कहां है? नीचे। सूडो कहां जुड़ेगा? ऊपर। वर्ड माय पॉइंट, समझ गए? अरे यस और नो? क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन सुनो यहीं के यहीं। आओ, अब और नीट में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे? जो नीचे आके रोकेगी तो एक्सेलरेशन कहां होगा? ऊपर। तो सूडो कहां जुड़ेगा? नीचे। और नीचे का और कर लें। एक मास मैन है जिनका मास कितना है? 50 केजी। कितना है? 50 केजी। लिफ्ट नीचे आ रही है कितने एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और एक मैन है जो वेइंग मशीन पर खड़े हुए हैं अंदर। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ वेइंग मशीन? और बोल सकते हैं व्हाट इज द मास ऑफ अ मैन व्हेन ही इज स्टैंडिंग इनसाइड अ लिफ्ट। क्या बात समझ में आई? मास तो वही रहेगा लेकिन वेइंग मशीन की रीडिंग बदल जाती है। समझ में आया? तो वो रीडिंग पूछ रहा है, मास तो यही रहेगा, रियलिटी तो यही है, मास तो उसका अंदर भी यही है, वो बता कुछ रहा होगा क्योंकि फोर्स बदल जाता है। ठीक, आओ कहां बैठ जाए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ। तो जैसे लिफ्ट के अंदर बैठोगे मशीन क्या लगाएगी? नॉर्मल, जो वो मेजर करती है। नीचे आ गया एम जी, नीचे आ गया एम जी, तो लिख लो एन बराबर एम जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाड़ी मतलब लिफ्ट कहां चल रही है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो स्यूडो कहां जोड़ दो? ऊपर। कितना? एम ए। ये कब जोड़ते हैं? जब कहां बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो? नॉन एनर्शियल फ्रेम में। तो कितना आसान हो जाता है बाहर से लिखना। अभी तो सिर्फ यहाँ 2 फोर्स है, 4-5 फोर्स आ गया तो लिखना मुश्किल हो जाता है। समझ में आया? कहां जोड़ दिया? ऊपर, नॉर्मल के साइड जुड़ गया, मतलब एन प्लस एम ए। तो एन कितना हो गया? एम जी माइनस एम ए। एम ले लो कॉमन, कितना था? 50। जी कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? 3। तो 50
इंटू 7, तो 50 इंटू 7 35 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो, अरे ये क्या कर दिए हम, 50, ठीक है, 10 एक्सीलरेशन 3 37 न्यूटन। मास बताना ना, रीडिंग। हाँ 350, उस वाले पुराने क्वेश्चन में देख लेना, डायरेक्ट मैंने केजी लिख दिया था, है ना। तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा इस पे, 350 न्यूटन। पुराने वाले में देख लेना, अभी 4 लिया था ना, ऊपर की तरफ जा रहा था, रुक रहा था, ठीक है। पुराना वाला क्वेश्चन अभी देख लो, तो वो कितना था, एन बराबर हो गया था अपना एम जी, ऊपर जाके रुक रहा था, तो एक्सीलरेशन कहाँ था, नीचे, तो जुड़ कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब एम, बोलो ए, एन आ गया था अपना एम जी माइनस एम ए। मैंने डायरेक्ट वेट लिख दिया, मास लिख दिया था वहां, देख लो। एम कितना था अपना बच्चा, 60 लिया था ना, हाँ। जी कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 4 था, तो ये हो गया 60 इंटू 6, तो ये हो गया 360 न्यूटन, 360 न्यूटन। ये तो क्या लगा, वेइंग मशीन पे फोर्स, तो वेइंग मशीन बताएगा कितना, 360 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 36 केजी। मैंने डायरेक्ट वहां मास लिख दिया था, ठीक है ना, अपन को तो मास बताना था ना, इसलिए, समझ गए। तो वेइंग मशीन में कितना फोर्स लगेगा, 350 न्यूटन। तो वेइंग मशीन तो फोर्स कैलकुलेट करता है, एम जी, तो 350, जी की वैल्यू 10, मास यहां लिख दिया, तो मास कितना हो गया 35 केजी। अरे जो भी नॉर्मल है 10 से डिवाइड करके रीडिंग बता देनी है, आप समझ गए होगे सारा कंसेप्ट, क्लियरिटी है। यस और नो, आगे बढ़ जाएं, नोट कर लो आप, लेंथ देख लो वीडियो के एक बार। बढ़िया चल रहा है, चलो आगे बढ़े, चलो। अब फटाफट से हम नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, और जेई मेंस में, ठीक है। आओ, एक सेकंड रुकना, चलो आओ। तो ये रहे अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखो सुनो, 2011 में आया नीट में, 2011 नीट में आया है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। वही ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड ए लिफ्ट 940 kg, ध्यान से सुनना। एक मास है मैन का, किसका, मैन। मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। मास ऑफ मैन कितना है, 60 kg। एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट का मास आपको दिया हुआ है 940 kg, ठीक है। लिफ्ट का मास कितना दिया हुआ है, 940 kg। and press the button on a control panel, the lift start moving upward with an acceleration of, अब जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ जी इज इक्वल टू टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, तो केबल से बंधा हुआ है, केबल में टेंशन बतानी है। अरे लिफ्ट किससे खींचती है ऊपर, किससे, रोप से, स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन, जब इसको खींचेगा। ऑप्शन सुनो, 8600 ए न्यूटन में है सब, बी है आपका 9680, सी है आपका 11000, और डी है आपका 1200। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कर लो, आपने कर लिया होगा आई होप। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक मैन है 60 केजी का, लिफ्ट है 940 केजी की, और मैन लिफ्ट के अंदर है, मैन लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। डन है बात, डन है बात। लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, टेंशन बतानी है, क्या बतानी है, टेंशन। तो टोटल मास कितना हो गया दोनों का, तो मास टोटल दोनों का हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, 60 प्लस 940 1000, दोनों का टोटल मास कितना हो गया, 1000। लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, तो मैं क्वेश्चन अंदर बैठ के करना हो अंदर बैठ के कर लो, बाहर बैठ के करना हो बाहर बैठ के कर लो। क्या बात समझ में आई? तो देखो यहां से टेंशन क्या लिख सकता हूँ, लिफ्ट कहां जा रहे ऊपर, तो सीढ़ियों कहां जोड़ दो, नीचे, तो एम जी प्लस एम ए, टोटल मास कितना हो गया 1000, तो इसका टोटल मास नीचे एम जी तो लगना ही लगना है, ठीक है। बाहर से भी देख लो क्वेश्चन, बाहर से देखोगे तो ऊपर जा रहा है ए से, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए, टी
ऊपर मैं ज्यादा कौन हो गई है तभी तो ऊपर जा रही होगी, टी माइनस एम जी बराबर एम ए। तो टी बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस एम ए। अब अंदर बैठ के क्वेश्चन कर लो स्ट्रिंग को देख के। सर अंदर बैठ के कैसे देखेंगे, अरे लिफ्ट पे बैठ जाओ। जब लिफ्ट पे बैठोगे तो टी बराबर एम जी, टी बराबर एम जी, ऊपर जा रही है ए से तो नीचे जोड़ दो एम ए, हो गया सवाल। ये क्या है, टोटल मास। टोटल मास कितना 1000, जी की वैल्यू लेनी है 10 प्लस टोटल मास कितना है, पूरे पे ही लग रहा है 1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 1, तो ये कितना आ गया 10,000 प्लस 1000, तो ये हो गया 11000 न्यूटन। सो आंसर इज सी। समझ गए, क्लियरिटी है, यस और नो, नोट कर लें, आगे बढ़े। चल आसान था, हाँ सर बहुत आसान था। सूडो फोर्स लगा लो, उसी पे बैठ जाओ, उस पे बैठ जाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठ के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो, मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना भी एक्सेलरेशन है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आसान हो जाता है। अभी देखो आपको लग रहा होगा बहुत से क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिससे सब चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट सुनो, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लो। मास ऑफ लिफ्ट, जो लिफ्ट है उसका मास है 2000 केजी। कितना है, 2000 केजी। कब आया हुआ है, 2009 में। मास ऑफ लिफ्ट दिया हुआ है आपको, कितना है 2000 केजी। टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज, ने बोला टेंशन है जो सपोर्टिंग केबल में कितनी है, 28000 केजी। 000 ये हाँ, एक लिफ्ट है बच्चों जिसका मास कितना है 2000 केजी, और जो सपोर्टिंग केबल है जो उसको ऊपर ले जा रही होगी, ये रही लिफ्ट, ये रही केबल, इसको कहां ले जा रही है, ऊपर। उसमें टेंशन कितनी पाई गई, 2800 केजी। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें क्या है, आप लिफ्ट पे बैठे हो, लिफ्ट का मास कितना है m, तो नीचे कितना लगेगा mg, ऊपर कितना है टेंशन t, यही तो केबल है, ये गई होगी केबल कहीं, ये तो खींच रही होगी लिफ्ट को ऊपर, उसमें टेंशन कितनी t। लिफ्ट पे बैठ के क्वेश्चन कर लो, बैठ गए, तो t ऊपर mg नीचे, कहां जा रही है अपवर्ड a एक्सेलरेशन से, तो नीचे क्या लग गया सूडो m इंटू a, नीचे क्या लग गया सूडो m इंटू a, तो हो गया t इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। ऑप्शन दे दें क्या, करके बताओ, ऑप्शन ले लो आप, 4, ठीक है, 6, 3, 2, है ना, लिखा हुआ अपवर्ड, क्या लिखा हुआ है अपवर्ड, ठीक है। चलो तो t इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, तो m की वैल्यू कितनी है, m ले लो कॉमन, दोनों केस में सेम है, g प्लस e, m की वैल्यू कितनी दी है, ए निकालना है ना, काय को कॉमन ले लो, m की वैल्यू कितनी है 2000, तो ये इंटू जी, जी की वैल्यू लेनी है 10, गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो गया अपना 2000 प्लस m की वैल्यू बोलो 200 इंटू ए, और टेंशन कितनी गिवन है 28,000 सॉरी, समझ में आया। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बचेगा 8000 इज इक्वल्स टू 2000 ए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्लियरिटी है। 8/2 इज ए, तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर इज ए। समझ में आया, अब तो आसान हो गया ये, है ना, टेंशन बता दी, एक्सेलरेशन पूछ लिया, लिफ्ट पे बैठेगा टी बराबर एम जी, ऊपर एम प्लस ए, क्लियर है, यस और नो, डन है, आगे बढ़े। सब में अपवर्ड लिखा था, समझ में आया, क्या डाउनवर्ड में केस बन सकता है, डाउनवर्ड आएगी तो टेंशन तो कम हो जाएगी, है ना। एक बार और ऐसा इस पे अगर ये लिख देते, ध्यान से सुनना, 4 अपवर्ड, आंसर सुनना, यहां भी आंसर देने का ट्रिक है, 4 डाउनवर्ड, तो आंसर कौन सा लगाते हैं आप, 4 अपवर्ड ये 4 डाउनवर्ड, बेटा 4 अपवर्ड, डाउनवर्ड आती अगर ए एक्सेलरेशन से तो कम हो जाता टेंशन, है ना,
4, समझ गए, कहां होगा, अपवर्ड में केस हो सकता है, ऊपर जाती है तभी टेंशन बढ़ेगी, नीचे आके अगर नीचे आएगी अगर ए एक्सीलरेशन तो टेंशन कम होगी, तो ये याद रखना 4 अपवर्ड ही बनेगा। क्लियर है? अरे यस और नो? चलो आइए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन सुनना, एक वेज है, ठीक है, एक क्या है, वेज, ये हटा दें। अब प्रैक्टिस करवा रहा हूं स्यूडो फोर्स की। इसका एंगल थीटा है, कितना एंगल, थीटा। इस पे एक मास रखा है एम, इस पे एक मास रखा है एम, ठीक है ना। बोला इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दिया जाए, ये एम जो मास है वो क्या रहे, मास एम, मास एम शुड बी एट रेस्ट, शुड बी एट रेस्ट। आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर बता दूं क्या मैं आपको, ईयर में आया हुआ है ये बच्चों 2022 का क्वेश्चन है, नीट का 2022। ऑप्शन दे दूं क्या, करोगे, लिख लो। ऑप्शन है आपके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी अपॉन कॉसेक थीटा, ए। बी ऑप्शन है जी अपॉन साइन थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। सी ऑप्शन है जी कॉस थीटा, और डी ऑप्शन है जी टेन थीटा। ए की वैल्यू है ना, कि मतलब पूछा गया है आपसे कि इस वेज को कितना एक्सेलरेशन ए दिया जाए कि ये जो मास एम है ये स्लाइड ना करे, रेस्ट पे रहे, ये स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या बात समझ आई, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आओ करें। तो बच्चों आप इसी वेट्स पे बैठ जाओ, ऊपर, कहां बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। जैसे आप इस पे ऊपर बैठेंगे, अब आपको क्वेश्चन करना है और आपको क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। क्या लगाना है, स्यूडो फोर्स। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन लगने लगेगा पीछे की तरफ, क्या लगने लगेगा, एक्सेलरेशन। तो एम ए लगने लगेगा पीछे की तरफ। समझ में आया, मैं अकेला ए भी ले सकता हूं क्योंकि मैं एक्सेलरेशन बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप उस वेट्स पे बैठ गए, तो आप किस पे बैठ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और हम जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हैं तो पीछे की तरफ क्या लग जाता है, सूडो फोर्स। ए से कहां जा रहा था, आगे, तो पीछे लगा दिया एम ए सूडो फोर्स, ठीक। अब आपको पता है इस पे अपन फोर्स लगा लो, तो नीचे की तरफ कौन लगेगा, एम जी। एम जी के दो कंपोनेंट बनते हैं, ये एंगल कितना हो जाता है बच्चों, थीटा। तो इसको चलाता कौन है, याद है आपको पुराने वीडियोस में, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक, समझ में आया। अब इसके कंपोनेंट, अगर ये थीटा है और मैं अगर इसको लाइन को बढ़ा दूं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या है, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। ध्यान से देख लो, ये भी क्या है, थीटा। तो अगर मास को रेस्ट पे रहना है तो एम जी साइन थीटा को कौन होल्ड करेगा, एम ए कॉस थीटा। समझ में आ, इस एम ए के भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे बच्चों, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। सो इफ एम शुड बी एट रेस्ट, इफ एम एट रेस्ट, अगर एम को रेस्ट पे होना है, काय पे होना है, रेस्ट पे होना है, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा यहां बना देता हूं, ध्यान से देख लो, चला कौन रहा है, एम जी साइन थीटा। इसी को रोकना है, एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ क्या आ रहे हैं दोनों के, इसका एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन का आएगा एम ए साइन थीटा। गॉट माय पॉइंट। इसके दो कंपोनेंट ले लिए ना, इस तरफ क्या हो गया, एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ एम जी एम ए साइन थीटा, ठीक। तो अगर ये दोनों हो जाए बराबर तो ये क्या रहेगा, रेस्ट पे स्लाइड नहीं करेगा। हो गई कहानी। देयरफॉर एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये रिजल्ट याद कर लेना हमेशा के लिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, जी टेन थीटा,
तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो अपना आंसर क्या रहा, ये रहा डी, जी टैन थीटा, जी टैन थीटा। समझ में आया? 2020 में आया हुआ है, लेटेस्ट है, क्लियरिटी है। तो हमेशा रखना है कोई वेज पे कोई मास रखा है एम और उसको अगर रेस्ट पे रखना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी टैन थीटा के बराबर। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। आओ और क्वेश्चन करवाता हूं स्यूडो पे, आ जाओ। मजा आ रहा है? अब समझ में आया स्यूडो है क्या? स्यूडो से देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। अभी ग्राउंड से करते मतलब इनर्शियल फ्रेम से तो टफ हो जाता यही क्वेश्चन। समझ में आया? आओ और देखें क्वेश्चंस। ऐसे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे वैल्यूज दी होंगे, वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, सुनो। चलो फिर से, एक ब्लॉक है, क्या है, ब्लॉक है जो एक वेज पे रखा हुआ है, ब्लॉक है एक वेज पे रखा हुआ है जिसका एंगल थीटा है, ब्लॉक का मास एम है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है इस पूरे सिस्टम को एक्सीलरेटेड किया गया हॉरिजॉन्टली, इस पूरे सिस्टम को एक्सीलरेट किया गया हॉरिजॉन्टली, एम रिमेन एट रेस्ट, मास एम मतलब ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। What is the force applied by the wedge? What is the force applied by the wedge on the block? ऑप्शन सुनना, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। एम जी कॉस थीटा, बी सुनो एम जी साइन थीटा, सी के वन है आपको एम जी और डी के वन है एम जी अपॉन कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, आ जाओ, बहुत आसान है। उन्होंने बोला एक वेज है, एंगल थीटा, उस पर मास रखा है एम, इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा, एक्सेलरेशन ए से। ईयर बता दूं किस में आया हुआ है, 2004 का क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझ लो, फिर क्या रहा, वेज रेस्ट पे रखा हुआ है, काय पे रखा हुआ है, रेस्ट पे। तो ये पूछा गया है कि वेज ऑन द ब्लॉक, वेज कितना फोर्स लगा रहा है किस पे, ब्लॉक पे। किस पे बन लगा रहा है, ब्लॉक पे। ऑप्शन रहा ये एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, एफबीडी बना लो। अगर ये रेस्ट पे है तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे, 0। आओ, ये लगा एम जी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे बैठ के। तो हम किस पे बैठ गए, किस पे बैठ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो पीछे क्या लगा लो, सीडो, कितना, एम ए। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, एम जी साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। क्या बात समझ में आई, यस और नो? इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऊपर एम जी कॉस थीटा, समझ में आया, इसके दो है ना, और ये वाला एम जी सॉरी एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। क्या बात समझ में? और ब्लॉक दिखा दूं अलग से, ये रहा अपना ब्लॉक, इसके कंपोनेंट देखो, ये वाला एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, क्लियरिटी है। ऊपर की तरफ इसके कंपोनेंट बनेंगे सीडो के, एम ए कॉस थीटा, नीचे की तरफ बोलो एम ए साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, यही तो नॉर्मल बनेगा मिलके, यही तो नॉर्मल है। कौन लगाता है, वेज। कौन लगाता है, वेज। तो नॉर्मल फोर्स लगा कौन रहा होगा, वेज। जो भी फोर्स ये ब्लॉक लगा रहा होगा वेज पे, वही वेज इस पे लगा रहा होगा नॉर्मल। तो हो गया एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा। क्या बात समझ आई? लेकिन सर ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब हमको उसको बदलना पड़ेगा। दिस इज द फोर्स नॉर्मल अप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। आओ जरा इसको बैलेंस करो, इसलिए तो कहते हैं एग्जाम ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो कोई भी कर देगा। अब अगर रेस्ट पे तो ये दोनों भी बराबर है, मतलब एम ए कॉस थीटा, यहां कहीं भी एक्सेलरेशन ए की वैल्यू नहीं है, तो मतलब इस ए को रिप्लेस करना है कहीं ना कहीं से। कंसेप्ट समझ आया? तो इसको ए को रिप्लेस करेंगे, ये दोनों भी बराबर है, ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा ना तो नीचे आ, रेस्ट का मतलब यही होता है। मतलब एम ए कॉस थीटा
बराबर एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये मत कहना सर ये टेन थीटा लिख के वहां आप सब्स्टिट्यूट कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्या बात समझ में आई, ए की वैल्यू कितनी आई, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा बन गया। कंपोनेंट गलत हो गया क्या, नहीं सही तो है, एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा। नॉर्मल कितना लिखा अपन ने, एम जी कॉस थीटा होगा ये बच्चों, ये वाला उल्टा लिख दिए अपन। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स देखो एम जी का कौन सा कंपोनेंट बनता है, कॉस थीटा वाला, एम जी कॉस थीटा। अपन ने एम जी के साथ साइन लिख दिया था, गलत हो गया था, प्लस एम ए साइन थीटा। समझ आ गया, एम ए का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा, एम ए का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा, और एम जी का कॉस थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको उठा के इसमें रख दो, हो गया सॉल्व, इसको उठा के इसमें रख दो, है ना, तो ये मिटा दो ऊपर का, ठीक है। आओ देखें, तो ये आ गया फोर्स इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए की वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बात ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये हो गया एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान से देखना, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब आप देखो एम जी ले लो कॉमन, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। ध्यान सुनना, एम जी क्या ले लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ये बचा एम जी अपॉन कॉस थीटा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया, रेस्ट पे था, इस पे बैठ के स्यूडो लगाया, एक्स और वाई में दोनों को रिजोल्व किया और ऑप्शंस के हिसाब से सेट कर दिया। समझ में आया, फोर्स तो ये निकल आया था, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो हमने ए की वैल्यू को पलट दिया, ए की वैल्यू लिख लिया, एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा उठा के वहां रख दिया। अब आपका सर यहाँ टेन रख देते तो टेन जैसा भी कुछ नहीं था, तो हमने सीधा सीधा साइन थीटा कॉस थीटा रखा, साइन रखा तो साइन साइन स्क्वायर हो गया, कॉस आ गया, ये कहानी है आपके सामने। तो ये रहा आपका आंसर। गॉट माय पॉइंट, अरे क्लियर है, समझ में आए वेज वाले। एक और बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं और कहानी खत्म करते हैं स्यूडो फोर्स की, ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम की। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको हम फिर से उठाएंगे जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में भी काम आएगा, भूल मत जाना इसको, कोई भी टॉपिक भूल मत जाना, सब काम आएंगे आगे। अभी फ्रिक्शन के साथ पूरी कहानी पढ़नी है फिर से, अभी तक हमें फ्रिक्शन तो पता ही नहीं है क्या होता है, इन्हीं चीजों में हम सब में क्या डाल देंगे, फ्रिक्शन, है ना, तो सुनते चलना ध्यान से। आओ, उन्होंने बोला एक व्हीकल है, ये कैसा व्हीकल बना दिया सर, ठीक है, एक बस है, इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, क्या लटका हुआ है, पेंडुलम, जिसका मास कितना है m, और ये a एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रही है। समझ में आया, उन्होंने बोला एक बस है जिसके सेंटर में एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसका मास कितना है m, जिसका मास कितना है m, और ये a एक्सेलरेशन से कहां जा रही है, आगे की तरफ। तो उन्होंने ये पूछा है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल, ये एंगल पूछा है। समझ में आया हुआ क्वेश्चन है मेंस में, एक पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी दे दी, ले लो एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, पेंडुलम है जिसका मास कितना है एम, अगर ये आगे ए एक्सेलरेशन से जाएगा, तो उन्होंने बोला व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द मास, सॉरी पेंडुलम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है। ये रियलिटी है बच्चों, अगर ये पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, और एंगल कितना बना लेगा एल, थीटा, लेंथ कितनी है एल, जब पूरी गाड़ी एक्सेलरेशन से कहां जा रही होगी, आगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है, एंगल निकालना बहुत आसान है, क्वेश्चन कैसे करना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के, आप इसमें बैठे जाओ अंदर, कहां बैठे जाओ अंदर, समझ में, जैसे ही आप इसमें अंदर बैठोगे
तो इसमें एक सूडो लग जाएगा, कहाँ, पीछे की तरफ। कहाँ लग जाएगा, पीछे की तरफ। तो ध्यान से देखो उस पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं। इधर लगा देता हूं। जैसे ही आप इस फ्रेम में बैठोगे तो नीचे तो लग रहा होगा mg। अरे आपको देख ऐसे ही रहा होगा, पीछे जा चुका होगा पेंडुलम। समझ में आया, यस और नो? तो एंगल बताना है तो आप अंदर से बैठ के क्वेश्चन करो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। mg नीचे, पीछे कितना, ma, और टेंशन t कहां, यहां। समझ में आ गया, क्लियरिटी है? तो देखो जरा ध्यान से, हमें एंगल बताना है इन्हीं के फॉर्म में। तो ये देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, थीटा। ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। समझ में आया? फिर से मैं बड़ा डायग्राम बना दूं। ये रहा पेंडुलम और ये पीछे चला गया, कितना, एंगल थीटा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, यहाँ स्यूडो फोर्स लगेगा ma, और यहाँ नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। को दिक्कत की बात, अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। इसमें टेंशन कितनी आ जाएगी, t। और आप अंदर से देखोगे रहेगा तो रेस्ट पे है, कैसा, रेस्ट पे। तो नेट फोर्स इसमें कितना है, जीरो। नेट फोर्स कितना है इस पे, जीरो। तो आप फोर्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखें, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, दो कंपोनेंट। ये बन जाएगा क्या, t साइन थीटा, किसके बराबर आ गया, ma के बराबर। इसको यहां पर कौन बैलेंस कर रहा है, ma पीछे, इसके दो कंपोनेंट ले लो, t साइन थीटा। t साइन थीटा नीचे कौन है, mg। और ऊपर मैं यहीं से करा देता हूं, मैं कंसेप्ट के लिए आपको इतना डिटेलिंग बता रहा हूं। आप भी एक सेकंड में करोगे इसको, क्या सर इतना बता रहा हूं, समझ गए, ये थीटा ये थीटा, कंसेप्ट समझ लो। बाकी तो आप फटाफट आंसर कर देना। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। समझ आया, टी कॉस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा टेंशन का, टी साइन थीटा बराबर m। क्या बात समझ आई, क्लियरिटी है? बस दो इक्वेशन, दो अननोन। तो ये हो गया अपना टी साइन थीटा बराबर ma। टी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, ma। और ये आ गया टी कॉस थीटा बराबर mg। टी कॉस थीटा बराबर mg, दोनों को कर दो डिवाइड। तो t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, m से m कैंसिल हो गया, a अपॉन g। तो थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक समझ गए, ये थीटा ये थीटा, कंसेप्ट समझ लो। बाकी तो आप फटाफट आंसर कर देना। ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, t कॉस थीटा। समझ आया, t कॉस थीटा बराबर mg, t साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा टेंशन का, t साइन थीटा बराबर m। क्या बात समझ आई, क्लियरिटी है? बस दो इक्वेशन, दो अननोन। तो ये हो गया अपना t साइन थीटा बराबर ma। t साइन थीटा बराबर कितना आ गया, ma। और ये आ गया t cos थीटा बराबर mg। t cos थीटा बराबर mg, दोनों को कर दो डिवाइड। तो t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज टेन थीटा, m से m कैंसिल हो गया, a अपॉन g। तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स a अपॉन g। नोट करें, दिस वाज द आंसर। ठीक, tan इनवर्स a बाय g। अब a की और g की वैल्यू दी होगी तो निकाल सकते हैं। g की तो पता है 10 होती है, a की भी 10 होगी, तो एंगल कितना बन जाएगा, 45, 1 हो जाएगा। समझ में आया, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, साइन बाय कॉस 10, टी साइन थीटा mg, ma। हाँ सही है, क्लियरिटी है, डन है बात, यस और नो? तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं लास्ट, सुनो। डन है, जेई मींस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ध्यान से सुनना, आया हुआ करवाएंगे, बढ़िया, मजा आ जाए। क्वेश्चन सुनो, नीट 2003। ठीक है, एक रोप है, क्या है, रोप है, और एक मंकी है। कौन है, मंकी। ध्यान से सुनना, इस तरीके से बना दो, ये मंकी है और एक रोप है। ठीक है, अ मंकी ऑफ मास 20 kg, a monkey of mass 20 kg is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of
25 kg suspended from it but will break if the mat exceed 25 kg. What is the maximum acceleration with which the monkey can climb the rope? ऑप्शन ले लो, समझा देता हूं क्वेश्चन में आपको. 5, 10, 25, 2.5. ए बी सी डी. ध्यान से सुनना. एक रोप है, वो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग कर सकती है जब तक उसमें 25 केजी का मास लटका दो. कितने का? 25 केजी का. ठीक है, ये ब्रेक नहीं करेगी. मतलब ये कितना टेंशन बियर कर सकती है? मैक्सिमम अलाउबल टेंशन कितनी है? mg. तो मतलब 25, जी की वैल्यू बोलिए 10 लेना है, तो ये हो गया 250 न्यूटन. मतलब मैक्सिमम टेंशन जो रोप पे लगा सकते हो, कितनी लगा सकते हो? 250 न्यूटन. समझ में? अब उन्होंने बोला एक मंकी है जिसका मास कितना है? 20 केजी. अब वो रोप पे क्लाइंब कर रहा है, तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो रोप पे क्लाइंब कर जाए कि रोप टूटे ना? अरे सर वो तो चल सकता है, क्यों टूटेगी? बेटा जब वो एक्सेलरेशन से ऊपर चलेगा ना तो टेंशन बढ़ जाएगी. यही तो पढ़ा है जब से. और टेंशन बढ़ जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी. समझ में आया? एक रस्सी उस पर आप लटके हो तो ठीक है. जब आप उस पर ए एक्सेलरेशन से कहां चलने लगे? ऊपर. तो टेंशन कहां बढ़ जाएगी? नीचे की तरफ. कहां बढ़ जाएगी? नीचे की तरफ. समझ में आया? तो आपको ये बताना है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाए कि रोप ना टूटे. रोप मैक्सिमम टेंशन कितनी बेयर कर सकता है? 250. क्लियरिटी है? चलो देखो क्वेश्चन फटाफट यहीं कर देता हूं. तो ये कहां जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर. अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से अगर इक्वेशन लिख दूं तो इनका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? m. तो t इज इक्वल्स टू, ठीक है, नीचे की तरफ इनका मास कितना लगेगा? mg. ऊपर जा रहा है तो t माइनस mg बराबर ma. t माइनस mg बराबर ma. तो t बराबर ma प्लस mg. तो t की वैल्यू तो दी है, आप और लिख लो. m इक्वल्स टू, t की वैल्यू कितनी दी है? मैक्सिमम 250. m की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू ए प्लस m की वैल्यू 20 g, मतलब ये हो गया 200. समझ आया? आप रोप पे ही बैठ के क्वेश्चन कर लो. मैं तो कहता हूं रोप पे ही बैठ के क्वेश्चन कर लो. तो रोप पे बैठ के जब क्वेश्चन करोगे तो t बराबर कितना दिखेगा आपको? t बराबर कितना दिखेगा? mg. रोप पे ही बैठे आओ. मंकी कहां जा रहा है? ऊपर. आप रोप पे ही बैठे आओ. समझ में आया? तो आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो. t बराबर mg. ऊपर जा रहा तो नीचे क्या जोड़ दो? ma. नीचे क्या जोड़ दो? ma. नहीं तो सबसे बेस्ट है नीचे से करना, ये भी कर लो. आप अगर एफबीडी देखोगे मंकी का, ऊपर की तरफ क्या लग रही होगी? टेंशन टी. मंकी को देखो, रस्सी को पकड़े, रस्सी में टेंशन कितनी है? टी. और मंकी कहां जा रहा है? ऊपर. है ना? ऐसा लगेगा ना कि मंकी को कौन खींच रहा है? टेंशन टी. है ना? तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए. तो टी बराबर एम ए प्लस एम जी. तो ये हो गया 200. तो 250 माइनस 200 बराबर 20 ए. तो ये आ गया आपका 50 इज इक्वल्स टू 20 ए. 0 से 0 कैंसिल. ए की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये रहा आपका आंसर डी. ए पी सी डी. आंसर कितना? 2.5. समझ में आया? क्लियरिटी है? इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा तो टेंशन बढ़ जाएगी और ये टूट जाएगा, क्योंकि झेल कितना सकता है? 250. तो कंडीशन आपको गिवन थी. आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा स्यूडो फोर्स का, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का, इनर्शियल फ्रेम से बैठ के और नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के स्यूडो फोर्स ऐड करते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. क्लियरिटी है? तो बढ़िया जगह जगह से क्वेश्चन उठाइए, करिए. बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको करवाए भी हैं. ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा. टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय. जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहिए. अगले वीडियो मिलते थे. हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय. थैंक यू.